औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल। और मैंने इससे पहले भी आपको ये इस बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि नील बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है। ठीक है, इसमें हमने नील बोहर एटॉमिक मॉडल का बैकग्राउंड था वो हमने पढ़ा। ठीक है, फिर पोस्टुलेट पढ़े थे। अब कैलकुलेशन रह गई है, कैलकुलेशन में आज आपको करवा दूंगा और इसमें रेडियस की कैलकुलेशन जो है वो आज हम करेंगे। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेशन और बाकी कैलकुलेशंस जो है मैं आपको फिर कभी करवा दूंगा, मगर आज जो है हम रेडियस कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। खैर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं ज़रा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ। रदरफोर्ड ने 1911 में अपना मॉडल पेश किया था ना, प्लेनेटरी मॉडल, जो कि उसने अपना एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये मॉडल पेश किया था। उस मॉडल में दो ड्रॉबैक थे। एक तो ये था कि वो एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता था कि ठीक है उसके अकॉर्डिंग एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मगर एटम का जो स्पेक्ट्रम था एक्चुअल में वो लाइन स्पेक्ट्रम था। ठीक है, तो ये नील बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होता है। दूसरी बात ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं करता। मिसाल के तौर पे उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसके एटॉमिक मॉडल को लेकर चलते हो तो उसमें ये मसला सामने आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिट में वो स्टेबल नहीं है, बल्कि वो घूमते घूमते आस्ता आस्ता न्यूक्लियस के करीब आएगा और उसके बाद न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अब ये बातें जो हैं ये ज़बानी कलामी नहीं की गई, बल्कि ये किताबें मैथमेटिक्स से फिज़िक्स से प्रूव शुदा हैं। ठीक है, क्लासिकल फिज़िक्स की इक्वेशन थी जिससे ये बात प्रूव शुदा थी। ठीक है, कि अगर इसके ऑर्बिट को हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को अगर हम मान लेते हैं। ठीक है, मगर फिर क्या हुआ, फिर बोहर ने अपना मॉडल पेश किया। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो बेसिकली दो मॉडल्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उसी की ही बेस थी, उसी के ही ऑर्बिट के कंसेप्ट को, न्यूक्लियस के कंसेप्ट को बोहर लेकर चला। और उसके अलावा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो थी इसकी बेस थी। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इसकी बेस बनी थी। तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, क्वांटम मैकेनिकल। ठीक है, एक था क्लासिकल मैकेनिकल ना। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था। अच्छा, इट इज़ बेस्ड ऑन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एज वेल एज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होगा। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, यानी क्वांटम मैकेनिक्स एक नई ब्रांच आ गई थी फिजिक्स की, जो कि पुराने और फिजिक्स के जो पुराने लॉस हैं उनको छोड़कर बनाई गई थी। इट वॉज गिवन बाय डेनिस साइंटिस्ट नील बोहर इन 1930 में ये मॉडल पेश किया गया था। पोस्टुलेट्स, अब इसके पोस्टुलेट्स हैं कुछ, वो पोस्टुलेट्स मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ और ये आप रीड कर लीजिएगा, अपनी स्क्रीन को पॉज करके आप इसको रीड कर सकती हैं। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस डिटेल ऑफ दिस ईच ऑफ द पोस्टुलेट। ओके, यू कैन रीड इट थ्रोली। सो ये एक बोहर एटॉमिक मॉडल है जिसमें वो इस तरह से बात करता है। बेसिकली ये उसकी कंसेप्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आता है तो ये उसको डिफाइन करें। ठीक है, ये मैंने एक आपके सामने इसका मॉडल रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ रेडियस की अगर हम बात करते हैं, सपोज एन इलेक्ट्रॉन विद मास m, चार्ज e एंड वेलोसिटी v रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट हैविंग अ रेडियस r। ठीक है, तो r रेडियस में घूम रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दो उसके ऊपर फोर्सेस लगती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा आपके पास जो आ रही है वो कोलम्बिक फोर्स है, जिसको आप ZE²/4πε r² कह सकते हो। ठीक है, एक ही फोर्स है, ये फार्मूला है उसका। ठीक है, दूसरा आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, जो कि आपके पास mv²/r उसका फार्मूला ये बनता है। ठीक है, उसकी इक्वेशन ये है। अब इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस लगती हैं और दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होती हैं तो तभी घूमता है ना। तो इसलिए हम इन दोनों फोर्सेस को, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं एक दूसरे के, और इक्वल करके इसको आर के लिए इसको आर के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसके लिए सॉल्व किया, आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यानी अगला मैंने जो स्टेप उठाया था उसमें मैंने ये किया कि mv² को उठाकर मैं नीचे ले गया, r² को उठाकर इधर ऊपर ले गया। mv² को मैं 4πε0 उसके साथ रख लिया और r² को मैं उठाकर mv² के वाली जगह पे, जो ऊपर वाली जगह है वहां पे ले गया। r² और r बच गया, r² से कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा ZE²/4πε mv² हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब एंगुलर मोमेंटम जो है बोहर का, जो बोहर ने एक पोस्टुलेट किया था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास mv r = nh/2π बनता है,
उसमें आपने v की वैल्यू फाइंड आउट की, तो v की वैल्यू आपको मिल गई NH/2πmr, ठीक है। अब इसी v की वैल्यू आपने यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दी है, v स्क्वायर देखिए नजर आ रहा है, तो ये v की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे, या इस v का स्क्वायर लेकर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। v की वैल्यू पुट कर दें या उसके स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। तो मैंने क्या किया, मैंने v की वैल्यू पुट कर दी, ये देखें v की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब उसके बाद ये यहाँ सबसे ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसको z² 4πε m²r², अच्छा जो वैल्यू नीचे आ रही थी ये देखें 2πmr, ये जो नीचे वैल्यू है ऊपर वाली इक्वेशन में, इसको मैंने ऊपर लिख लिया, ठीक है, z² के साथ लिख लिया, इन्वर्स हो जाएगा जाहिर बात है। तो 4π² m²r², साथ में इनका स्क्वायर भी ले लिया। अब मैंने क्या किया, जो कैंसिल हो रहे थे वो क्वांटिटीज मैंने आपस में कैंसिल कर ली। इनको कैंसिल कर देने के बाद मेरे पास बचा e n² h² z e²πm, ठीक है। अब इन सारी क्वांटिटीज को अगर हम ऐड करते हैं, यानी n² को छोड़कर बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं r को अगर 1 करता हूँ, यानी मैं पहले ऑर्बिट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको r n 1 पुट कर देता हूँ, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529, तो मेरे पास 0.529 ही हो जाएगा। r2 का जब मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करता हूँ कि हाइड्रोजन एटम की तरफ जो सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में का रेडियस कितना होगा, तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गया, तो 4 टाइम्स जो होगा वो उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में बेटा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में आपके पास r3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.529, इसी तरह से आपके पास वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी जितना आप ऑर्बिट से दूर जाते हैं उतना ही आपके पास वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, ठीक है। जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, ठीक है, उतना ही आपके पास ऑर्बिट्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, रेडियस आपको उतना ही बढ़ता जाता है, ठीक है। खैर, ये आपके पास ऑर्बिट्स की कैलकुलेशन थी, ऑर्बिट के रेडियस की कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है एनर्जी कैलकुलेशन, ठीक है, और ये मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। ये आपने डेरिवेशन लिखनी है और याद भी करनी है, मेमोराइज करनी है, ड्राइव करनी है बार बार अपने पास, ताकि ये आपको अच्छे से आती हो। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।